वाटर टेबल जो है सबसे फास्ट पेस पे नीचे जा रहा है इन दी होल प्लैनेट। फसल ही नशे में नहीं है, हमारी नस्ल भी नशे में है। नशा खरीद के ले आते हैं और अपने गांव की अच्छी चीजें वहां दे आते। कोई एक पागल आदमी मिल जाता था, मतलब लोग उसको पागल बोलते हैं, मैं तो उसको इनलाइटेंड फार्मर बोलूंगा। नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का ये एपिसोड हम विशेष तौर से जो आज हमारे देश में चल रहा है किसान आंदोलन, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमने रखा है। टुडेज एपिसोड स्पेशली वी हैव डिसाइडेड टू एयर इन व्यू ऑफ द करंट किसान आंदोलन that is going on, farmers agitation. So our focus would not just be on the agitation part of it, on the protests that are going on, but on the core issues जो आज हमको पेपर में दिख रहा है या न्यूज में आ रहा है, वो उसकी जड़ किधर है। What I will be sharing here is this is going to be a discussion with people who are with a farmer in Punjab, and besides that, also I will be sharing some of my anecdotal evidence. हाँ, बीइंग अ ग्रास रूट वर्कर, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और तकरीबन 2 दशक से समाज के बीच में सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। तो ये 2 दशकों में हमारा जो अनुभव हुआ है ग्रास रूट लेवल पे, उसके बारे में मुझे लगा कि हमें सबके साथ अपने विचार साझा करने चाहिए, इसलिए हमने ये विशेष एपिसोड रखा है। तो चलिए, सबसे पहले आज हम मिलने वाले हैं फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जो एक बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। उसमें जलालाबाद एक कस्बा है, एक तहसील है, और उस तहसील में दीपक नारंग जी हैं। और मैं फर्स्ट आई विल एडमिट दीपक जी। वेरी वार्म वेलकम दीपक भाई। नमस्कार जोली जी। नमस्कार वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका थैंक यू जी। हमारे इस एपिसोड में। और आप तो एकदम हाई टेक लग रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आप जैसे आधुनिक किसानों की इस देश को बहुत जरूरत है। थैंक यू जी। हाँ, तो वीरेंद्र जी के बारे में, उनकी प्रशंसा में कुछ हम विशेष ये बताना चाहेंगे कि उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में, नेचुरल फार्मिंग बोल लीजिए जिसको, जी जी। उसमें बहुत ही सराहनीय काम किया है। और आपकी प्रशंसा मैं दीपक जी से काफी दिनों से सुनता आया हूँ। और ये आज सृष्टि की इच्छा थी या समय की पुकार थी कि हम आपसे रूबरू हो पाए हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, उसको देखते हुए हम ये एपिसोड बनाने की सोचे। और क्योंकि मुझे लगा कि आज हमारे देश में बहुत सालों बाद मैंने पहली बार देखा कि हमारे देश में जब स्पेशली जब से ये सोशल मीडिया आया और ये 24/7 टेलीविजन आया है, इस युग में पहली बार लोगों का किसानों के ऊपर इतना ज्यादा फोकस आया है। अभी जी ये जी। किसान आंदोलन क्या है और उसके पीछे क्या है मंशा, या वो 3 लॉज जो है उसके पीछे क्या मंशा है सरकार की, मैं उसकी बारीकियों में जाने की हम मुझे लगता है जरूरत नहीं समझी मैंने, क्योंकि उसके ऊपर बहुत लोग विश्लेषण कर रहे हैं। उस पे हम विश्लेषण नहीं करते हुए, मैं आई वांटेड दैट वी शुड गो एट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। एंड मैं पिछले साल तकरीबन 3 महीने हर रोज 3 गांव में जाता था। और ये पंजाब के नेबरिंग स्टेट जो हरियाणा है, जो भी जिसके भी लोग इसमें आंदोलन कर रहे हैं, उसमें अपना एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें नशा मुक्ति एक फोकस एरिया था। तो उसमें उसके चलते मैं हर रोज 3 गांव में जा, उस दौरान मैंने देखा, मैं सिर्फ फसल ही नशे में नहीं है, हमारी नस्ल भी नशे में है। तो हमारे जो युवक नशे में जा रहे हैं, हमारे जो फसलें हैं नशे में है, और जो गांव का आदमी है वो अपनी अच्छी चीज शहर में दे के आ जाता है। पहले तो अपमान की बात मानते थे कि आप घर का दूध लस्सी गांव वाले जो है शहर में बेचे, पर आज जो है हम गांव वाले जो है दूध लस्सी शहर को बेच आते हैं और उधर से जहर खरीद के ले आते हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड है या चाहे वो कोई एरेटेड ड्रिंक्स है या कोई शराब है या नशा है। तो वो नशा खरीद के ले आते हैं और अपने गांव की अच्छी चीजें वहां दे आते हैं। तो हमारी जो फसलें भी नशे में है, हमारा युवक भी नशे में है।
और दूसरा मेरा जो देखा कि हर 10 15 20 गांव में आफ्टर एवरी 5 10 15 विलेजेस एवरेज लू, तो कोई ना कोई एक पागल आदमी मिल जाता था। मतलब लोग उसको पागल बोलते हैं, मैं तो उसको इनलाइटेंड फार्मर बोलूंगा। आप जैसा कोई इनलाइटेंड फार्मर मुझे पक्का मिलता था, जिसको बाकी गांव वाले पागल कहते थे, क्योंकि वो जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिलीव करता है। उसके पास कोई गाय का भी उसने जुगाड़ कर रखा होता है, उसके पास खेती इस तरीके से कर रहा होता है विच इज वेरी बेनिफिशियल टू एवरीबडी। और उसमें से मैं आपको बताऊं, कैथल जिले का एक फार्मर है, सतीश उसका नाम है, मैं आज भी उससे आई ड्रॉप्स मंगाता हूँ, क्योंकि उसने गौमूत्र से जो आई ड्रॉप्स बनाए हैं वो मुझे इतनी अच्छी लगी। वहां पे अपने एक डॉक्टर साहब है कैथल शहर में, जब भी वो आ रहे होते हैं तो मैं बोलता हूँ वो सतीश से जाके आई ड्रॉप्स जरूर ले आना। तो ऐसे कई फार्मर्स मुझे मिले जिनको लोग चाहे पागल कहते हो, बट वो उनको मालूम है कि हम अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो ही हम अपने आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा मेरी ऑब्जर्वेशंस में ही से मैं एक ये जो मुझे पता लगा कि उत्तर भारत में स्पेशली ये पंजाब हरियाणा ये जो बेल्ट है वेस्टर्न यूपी मिला के, ये बेल्ट में वाटर टेबल जो है सबसे फास्ट पेस पे नीचे जा रहा है इन दी होल प्लैनेट। धरती पे सबसे तेजी से जो वाटर टेबल नीचे जा रहा है वो इस क्षेत्र में है, जहां पे ये सब पीड़ित किसान हैं या जो एजिटेशन हो रहा है। और दूसरा मेरा एक और ऑब्जर्वेशन ये भी है जो मुझे समझ आया कि इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ते चले जा रहा है, क्योंकि वाटर टेबल घटते चले जा रहा है, पेस्टिसाइड और डालते चले जा रहे हैं। सो द इनपुट कॉस्ट इज गोइंग अप, और उनका उस हिसाब से उसका आउटपुट नहीं हो रहा, उतना मार्जिन नहीं मिल रहा है। तो इसमें कोई राय नहीं है कि हमारा किसान इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। हाँ, उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए, वो प्रॉपर दिशा ले पाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है। और आप जैसे आप बहुत बढ़िया जो काम कर रहे हैं, अब मैं चाहता हूं कि आप उस पे आए और उसके बारे में हम थोड़ा फिर आगे और चर्चा करेंगे। मे बी मैं भी मेरी जो सीमित अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में कुछ और भी बताऊंगा। मेरा आपके बारे में जो परिचय है आपकी शान में मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा, वो ये है कि आपने वो सोना मोती नाम से एक गेहूं की नस्ल जो तैयार की है विच इज वेरी बेनिफिशियल। और मैं कुछ लोगों से मिला हूं, मैं तो उसका वो उस गेहूं का आटा की रोटी नहीं खाया हूँ, तो पर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूं जो कहते हैं कि जी वो एक रोटी खा के ही पेट भर जाता है। और मेरे जैसा व्यक्ति जिसका वेट पुट ऑन करने का थोड़ा सा टेंडेंसी है, मैं तो पक्का ऐसी रोटी खाना चाहूंगा कि भैया एक दो से ही पेट भर जाए, ज्यादा खाना ना पड़े। तो बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपको आपको वो रोटी खिलाएंगे आप। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, मैं आऊंगा आपके इधर। तो अभी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि ये किस तरीके से ये पूरा जो परिपेक्ष है, आई मीन जो रूट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। जी ऐसा है, हाँ जी। जो अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हाँ जी। जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हाँ जी। यूनिवर्सिटी जो है ना वो कहती है इतनी खाद डालो, ये दवाई डालो, ये दवाई डालो। हाँ 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 यूनिवर्सिटी ने कभी नहीं ये बोला भी आप ऑर्गेनिक में आओ। हाँ हाँ हाँ। किसान को किसान को ना यूनिवर्सिटी जो बोलती है किसान वही करता है। करेक्ट करेक्ट किसान के लिए किसान यूनिवर्सिटी वालों की बात मानता है, करेक्ट। या लोकल जो एग्रीकल्चर ऑफिसर बैठे हैं उनकी बात मानता है। हाँ हाँ अभी भी पीछे पंजाब एग्री एक्सपोर्ट ने हाँ जी। अभी एक उपराला किया है हाँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग का ओ। पंजाब में, हाँ हाँ। और उन्होंने सभी चीज लेने के लिए किसानों से वादा किया है। ओ। जैसे वो गेहूं भी लेंगे, हाँ चावल भी लेंगे, दाल भी लेंगे, हाँ। और जो सब्जियां हैं वो भी ऑर्गेनिक सब्जियां वो लेंगे, ओके। बढ़िया दाम पे लेंगे। बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ, उसके साथ अभी हमने देखा है तकरीबन 5,000 किसान पंजाब का हाँ जी। जुड़ चुका है। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया उपराला किया है पंजाब एग्री एक्सपोर्ट ने, पंजाब एग्रो का अदारा है ये, अच्छा जी। और वो सारा माल एक्सपोर्ट करेंगे। वेरी नाइस। और जैसे उन्होंने अभी सोना मोती का हमारे साथ अभी डील की है, अच्छा जी। लास्ट मंथ ही फाइनल किया था उन्होंने। सोना मोती वो हमसे 7500 रुपए क्विंटल के हिसाब से लेंगे। ओ वेरी नाइस। और एक गेहूं है 1482, अच्छा जी। वो हमसे 3200 रुपए क्विंटल के हिसाब से लेंगे। ओ। और एक गेहूं है बंसी, हाँ हाँ हाँ।
बंसी वो 42 रुपए क्विंटल के हिसाब से लेंगे किसान से। ठीक बात तो है। जो किसान है ना, अगर उनके उसके साथ कमिटमेंट हो जाए, पहले फाइनल हो जाए ये रेट वो लेंगे, हाँ हाँ तो हाँ। किसान भी खुश होता है, करेक्ट। खुश होके वो बिजाई करता है। सही बात। और इस बार बहुत सारे किसानों ने सोना मोती लगाई है पंजाब में। अच्छा। सीड सारा मैंने ही दिया उनको, क्या बात है। सीड मेरे पास पड़ा था, मैंने रखा हुआ था। अच्छी बात है। और जो ये केमिकल वाली जो खेती कर रहे हैं, हाँ जी। उनको भी ना सही गाइडेंस नहीं मिल रही। हाँ जी। जैसे यूरिया, यूरिया के बारे में यूनिवर्सिटी बोलती है आपने 2 बैग डालने हैं हाँ हाँ हाँ। गेहूं में, 2 बैग डालने हैं, हाँ जी। 1 बैग डीएपी का डालना है। हाँ। लेकिन किसान जो है वो कहता है जी नहीं, मेरी तो यील्ड जो है कम रह जाएगी। वो एक दूसरे को देख के हाँ हाँ हाँ। वो 4-4 5-5 बैग, यहां तक कि 6-6 बैग यूरिया के डाल रहे हैं। ओ। और उसके साथ क्या हो रहा है, जो जमीन है वो बंजर हो रही है, हाँ 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 हाँ। जमीन बिल्कुल हार्ड होती जा रही है, उसमें पानी लीच नहीं होता। अच्छा। यही कारण है। अब अच्छा। जब हम जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, हाँ जी। हमारे खेत में जो है हम उसमें वेस्ट डिकम्पोजर डाल रहे हैं, गौमूत्र डाल रहे हैं, हाँ जी। जीव अमृत डाल रहे हैं, हम्म, गांजीव अमृत बना के डाल रहे हैं। हाँ जी। उससे जो जमीन है वो बिल्कुल उपजाऊ होती जा रही है। जैसे हमें जो फर्स्ट ईयर जिस साल हमने स्टार्ट किया ये, आज से तकरीबन 6-7 साल पहले, तो मेरे को भी लोग पागल कहते थे। यहां तक छोड़ो, हाँ जी। मेरे मेरे घर में भी अच्छा। मेरे मेरे फादर साहब हाँ, और मेरे चाचा जी, वो अच्छा। कहते हैं ये किधर जा रहा है, ये क्या कर रहा है, हाँ, ये इतना नुकसान कर देगा, इतनी फसल कम होगी। और फसल कम हुई, अच्छा। लेकिन 3 साल बाद हाँ, जो रिजल्ट है वो आने स्टार्ट हो गए। ओ, अब वो बहुत खुश हैं। क्या बात जो मेरे फादर साहब हैं, है। उनको पंजाब स्टेट से बेस्ट सीड ग्रोवर का अवार्ड प्राप्त है। क्या बात, क्या बात, बहुत वो अच्छी। वो गुण तो मेरे में भी आने थे। हाँ जी। जब मेरे को सोना मोती का एक मुट्ठी प्रसाद मिला हाँ, पिंगलवाड़ा आश्रम से अच्छा। 2014 में, अच्छा। तो मैंने एक एक दाना करके लगाया, ओ। और वो एक एक दाना रंग ले आया। क्या बात और वो एक एक दाना करके लगाया, 3 किलो उससे पहले साल उससे फसल हुई, है। ठीक है जी। 3 किलो को फिर लगाया दोबारा, अच्छा। वो 60 kg होगी, ओहो। 60 kg को फिर लगा दिया, क्या बात और वो 18 क्विंटल के करीब वो फसल हुई। है। ओ। और उस साल बेंगलोर से हाँ, डॉक्टर प्रभाकर राव जी यहाँ पे आए थे, साइंटिस्ट हैं वो। हाँ जी। हाँ जी। और वहां पे जहाँ पे वो नेचुरल फार्मिंग का सिखा रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, हाँ जी। हाँ जी। वहां पे फार्मर्स ने बात की भी, यहाँ पे एक फार्मर है, हम्म, वो तकरीबन 20 एकड़ में नेचुरल फार्मिंग कर रहा है। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को वहां पे बुलाया कैंप में, ओ। और वहां उन्होंने एक गेहूं की बात की, कपली। अच्छा। वो उधर बेंगलोर साइड में वो गेहूं बहुत चलती है, बॉम्बे बेंगलोर में, हाँ जी। कपली कपली वीट के नाम पे। ठीक है। और उन्होंने किसानों को बोला भी मैं आपको ये वीट दूंगा, हम्म, और आप इसकी बिजाई करो, हाँ। और ये आपसे वो जो वीट है हम ही परचेज करेंगे, हाँ जी। नेचुरल हाँ, 70 रुपए किलो के हिसाब से। ठीक है जी। और मैंने जब जाके देखा, मैंने उनको बोला भी मेरे पास भी एक वीट है। वो अच्छा। कहते कौन सी वीट है, मैंने कहा ये शुगर फ्री वीट है, उसको हम शुगर फ्री बोलते हैं। अच्छा। तो उन्होंने बोला भी मेरे को वीट दिखाओ। हाँ हाँ हाँ। जब मैंने वीट दिखाई, तो हाँ, वो कहते भी ये वीट आपके पास कहाँ से आ गई, अच्छा। ये तो 3,000 साल पुरानी वैरायटी है, अच्छा। ये आपने अभी तक संभाल के रखी है। मैंने उनको बताया भी मेरे को ये पिंगलवाड़ा आश्रम से मिली थी, हाँ। प्रसाद मिला था, ओ। और ये मैंने आगे बढ़ाया। हाँ हाँ हाँ। तो वो उस तरह कारवा बढ़ता गया आगे। अच्छा। वो उनको दिखाया, उन्होंने बोला ये टेस्टिंग वगैरह कराओ इसकी। हाँ हाँ हाँ। मैंने वो टेस्टिंग कराई सारी। अच्छा। उस टेस्टिंग में जो आया, लो ग्लूटन थी, हाँ। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स था, ओ। और वर्ल्ड की एक ही वीट है जिसमें फॉलिक एसिड है। अच्छा। हाँ जी, 12.786 इसमें फॉलिक एसिड आया हाँ जी। 100 ग्राम में। ओ। और ये वीट जो है आज पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है। क्या बात है। तो ये वीट के बारे में थोड़ा सा और आप बताएंगे, बताना चाहेंगे। हाँ, जिनको जिनको वीट एलर्जी है, हाँ जी। वो लोग भी इसको बहुत बढ़िया से खा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। ओ।
और जिनका रोटी खाने से शुगर लेवल अप हो जाता है, हाँ जी। उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। इसकी रोटी खाने से शुगर लेवल अप नहीं होता। ओह वेरी नाइस। जैसे रोटी खाने से एकदम अप होता है, दूसरी वीट में जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 प्लस है हाँ 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 और इसमें 55 है। हाँ हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और दूसरी बात, मैं आपसे ये भी चर्चा में लाना चाहता हूँ, क्योंकि हम गांव गांव जाते रहे और हम लोगों को मोटिवेट करते थे कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ जाओ, तो वो बोलते जी हमारे पास सीड नहीं है। तो इस बीच में मैं लोगों को ये सजेस्ट करता रहा कि भाई ऐसा करो कि आपके अपने घर की जो रसोई चलती है, अभी क्या गांव में ऐसा हो गया कि लोग सब्जी भी जो मार्केट से लाते हैं। मार्केट से लाते, जी जी। गांव वाले लोग सब्जी खरीद के खाते। तो ये बहुत ही अचंभे की बात लगी हमको। तो हमने बोला कि कहते कि जी पेस्टिसाइड इसलिए डालना पड़ता है, ऑर्गेनिक उससे ही शुरुआत करो। जो सब्जी बीने बोने के लिए तो जो सीड मिल रहा है उससे किचन गार्डन अपना छोटा सा बनाओ। तुम्हारा जो एक साल का 50-60 हजार रुपया तुम्हारे किचन का खर्चा है जो तुम सब्जी खरीदते हो, वो तो इसलिए हमको पेस्टिसाइड यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि हाइब्रिड बीज तो मानता नहीं है पेस्टिसाइड के बिना। तो उसके बारे में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? ये भी लोगों के दिमाग में एक भ्रम है भी अच्छा। हाइब्रिड को ये ज्यादा कुछ देना पड़ता है, हाँ, पेस्टिसाइड देना पड़ता है या फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। हाँ, हाइब्रिड बीज से जो जो मैंने सुना है, हाइब्रिड बीज से आगे बीज नहीं तैयार होता। वो तो बराबर है। लेकिन ये जो कंपनी वाली हैं, हाँ, ये पैसे कमाने के लिए पैकेट अच्छा। के ऊपर लिख देते हैं हाइब्रिड। ओ, वो होता नहीं है हाइब्रिड, वो देसी होता है। ओ, जैसे ये घिया के बीज है, हाँ, घिया के बीज अगर वो देसी बीज देते हैं तो वो 5 रुपए का पैकेट है। हाँ, अगर उसके ऊपर हाइब्रिड का ठप्पा लग जाता है तो वो 100 रुपए का हो जाता है। ओ, और उसी बीज को जब हम लगाते हैं अपने खेत में हाँ, जिसके ऊपर हाइब्रिड लिखा होता है, हाँ, उस घिया से जो घिया आगे तैयार होता है उसके उसमें से जो सीड निकलता है, हाँ, अगर उसको हम दोबारा फिर लगा के देखें तो हाँ, फिर उससे उससे दोबारा फिर घिया लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो करेक्ट। इट मीन्स वो हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड नहीं है। ये कंपनियां वाले पैसे कमाने के लिए हाँ, उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं हाइब्रिड का। देसी बीज बहुत है, हाँ, हमारे पास भी है। हाँ, हाँ, सब्जियों के, पालक के, धनिया के सारे देसी बीज हैं, हाँ, मार्केट में मिल रहे हैं। अभी तो बहुत मिल रहे हैं। अभी तो जो खेती विरासत मिशन वाले किटें बेच रहे हैं देसी बीज की। ओ, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे रही है देसी बीज, अच्छा, 80 रुपीज की किट दे रही है जिसमें सारी सब्जी हैं। अच्छा। वो सारे देसी बीज है। 80 रुपीज की किट मिल रही है? हाँ, 80 रुपीज की एक किट आती है, उसमें तकरीबन 8 से 10 तरह की सब्जी है। अच्छा। मूली, गाजर, पालक, धनिया, हाँ, मेथी, हाँ, हाँ, गोभी, ब्रोकली, ओ, ये सारा कुछ उसमें है। ओ। अच्छा, दूसरा दूसरा ये जो इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है या फार्मर्स की इनकम अफेक्ट हो रही है, या जो देखिए मैं तो एक सामाजिक एक वर्कर हूँ, उस हिसाब से जब गांव में जाता रहा हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि आपके गांव की महीने की शराब की खपत कितनी है, तो हम्म, नशे के ऊपर कितना खर्चा होता है, वो कितने लाखों में होता है प्रत्येक गांव का। हाँ। हम्म, तो मैं यही बोलता हूं कि भाई आपका जो इनकम कम हो रही है उसके लिए आपको नशा मुक्ति की ओर जाना है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने जो देखा, और कि जो युवक लोग हैं वो जो पंजाब के हैं वो भी, और जो पंजाब से नेबरिंग हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी पैक बोलते हैं, उसको चिट्टा बोलते हैं लोकल भाषा में। तो वो बोलते हैं जो चिट्टा खाने लग जाएगा, जो शराब पी रहा है वो तो शायद लौट के आ जाए, पर जो चिट्टा खाने लग गया वो बोले वो वापस आने वाला नहीं है, वो तो 25-26 होते होते तक वो बेचारा खत्म हो जाता है। हम्म, तो ये चिट्टे के नशे में कितना लोग बर्बाद हो रहे हैं। हाँ। और एक सामाजिक त्रुटियां बहुत आ रही हैं, बहुत सारी सामाजिक त्रुटियां आ रही हैं। वो नशे के लिए कभी वो अपना घर में चोरी भी करते हैं, कुछ और गलत काम करते हैं, उन्हें पैसा चाहिए होता है। तो पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट हो रहा है। पर
ये जो अभी वर्तमान में एजुटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं चर्चा करना चाहता, फिर भी मुझे कई चीजों को देख के थोड़ा दुख लगता है। जैसे कि कई बार सोशल मीडिया में आता है कि ये लोग पिज्जा क्यों खा रहे हैं या एसयूवी में क्यों जा रहे हैं, मतलब बट क्यों ऐसे लोग सोचते हैं कि जो किसान है उसको गरीबी होना चाहिए, उसको उसके पास एसयूवी नहीं होनी चाहिए, या वो पिज्जा नहीं खाना चाहिए। भाई पंजाब का किसान तो थोड़ी ना वो कोई भूखा नंगा किसान है। हाँ, तो ये तो मतलब मुझे ये इमोशनल बात है। ये मतलब हम सोचते हैं कि ऐसा आप दृष्टिकोण क्यों रखते हैं कि वो पिज्जा नहीं खा सकता या एसयूवी में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, एसयूवी क्यों ना हो किसान के पास। तो ये धारणा, ये मानसिकता ही गलत है। मेरा ये मेरा ध्येय है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। हाँ, तो मतलब आई मीन कौन ये सब सोशल मीडिया पोस्ट बनाता है कि वो खाना कहाँ से खाते हैं। अभी हम किसी और का देख रहे थे, बोले किसान के पास खाना नहीं होगा, वो तो पूरे देश को खाना खिलाता है, उसके पास खाना नहीं होगा खाने के लिए। तो तो इसमें से जो राजनीति है वो अलग बात है, बट ये जो ऐसी बातें निकल के आती हैं वो डेफिनेटली कोई भी सेंसिटिव पर्सन है उसको दुख देंगी। और मैंने ये भी, मेरा ऑब्जर्वेशन रहा कि जो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो वंदना शिवा जी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इस मामले में, आपने भी जानते ही होंगे। तो वैसे लोग इस ये पूरे फार्मर एजिटेशन में वो चुप है, क्योंकि कोर इश्यूज के ऊपर चर्चा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है एज अ ले मैन हु हैज गॉन ऑन द ग्राउंड, कि कोर इश्यूज के ऊपर चर्चा नहीं है कि कैसे हम अपने एग्रीकल्चर को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, क्योंकि हमको उसको सस्टेनेबल मॉडल बनाना है। अभी जिस मॉडल पे चल रहा है वो कोई सस्टेनेबल मॉडल तो है नहीं है। हाँ, वो तो आप कब तक वाटर टेबल नीचे कितनी कहाँ तक लेके जाएंगे। और मैंने तो ऐसा भी पूछता था, मैं बोलता था कि आप में से कौन गारंटी लेता है कि 25 साल बाद भी आपको पानी मिलेगा। सो नोबडी कैन से फॉर श्योर कि इतना नीचे पानी चला जा चुका है कि 25 साल बाद पानी होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा। कोई ऐसे क्यों नहीं सोच रहा है, मेरे को ऐसा ये मतलब आता है दिमाग में, व्हाई नोबडी इज थिंकिंग और प्लानिंग इन दैट डायरेक्शन। हाँ, तो ये सब चीज के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे आपका ग्राउंड लेवल अनुभव से। जो पंजाब का किसान है हाँ जी। वो अब वो अब सोचने लग गया है। हाँ जी। जैसे जैसे धान के लिए पानी की जरूरत होती है, हाँ जी। उसको पता चल गया अब ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है हाँ। और 10-20 साल बाद पानी की कमी रहेगी। हाँ। अब हमने क्या किया है, बेड के ऊपर धान लगाना स्टार्ट कर दिया है। किसके ऊपर? बेड के ऊपर मेड बना के। ओ अच्छा। एक तो उससे यील्ड बढ़ती बढ़ती है, हाँ जी। दूसरा जो पानी की जो है उसमें उसमें खपत बहुत कम है। हमें ओके। हमें 3 या 4 पानी लगाने पड़ते हैं बस, ओ। क्योंकि मेड के ऊपर जो है ना वो नमी रहती है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ एक जी। बार उसको पानी लग गया उसमें नमी रहती है। नमी रही। जो धान की फसल है वो पानी की फसल नहीं है। हाँ। लोगों ने पानी क्यों देना स्टार्ट किया, हाँ जी। इस पे जो खपतवार हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा। अगर अगर पानी सूख जाता है हाँ। तो जो नदीन है वो हाँ। ज्यादा हो जाते हैं। ओ। उसके लिए इसमें पानी खड़ा करना स्टार्ट कर दिया, हाँ। इसमें पानी खड़ा रहे, इसमें नदीन नहीं होगा। ओ। और अब उसके लिए तो बहुत बढ़िया मशीनें आ गई हैं गुड़ाई अच्छा। के लिए। ओ। जो हम बेड के ऊपर लगाते हैं हाँ जी। उसके बीच मशीन चल जाती है अच्छा। और बहुत बढ़िया गुड़ाई भी हो जाती है ओ। और धान की यील्ड भी बढ़ जाती है। ओ वेरी नाइस। हाँ, लास्ट ईयर मैंने 4 एकड़ में लगाया था अच्छा। और मैं इस बार मैं मेरा ये है मैं 20-25 एकड़ में इसको लगाऊंगा बेड के ऊपर। क्या बात। उसमें पानी की जो है जरूरत ही नहीं होती। एक अच्छा। बार पानी लगाया फिर 20-25 दिन 30 दिन पानी की जरूरत नहीं है। क्या बात। फिर बहुत 20 दिन बाद फिर पानी लगाया, वाह। उससे पानी की बचत होती है। ऐसे ही गेहूं में भी 1 या 2 पानी लगते हैं वैसे तो। ओ। और गेहूं भी ऐसे लग रही है बेड के ऊपर। अच्छा। मैं लास्ट ईयर हाँ जी। हिसार के पास से एक मशीन लगाया हाँ जी। जिसको बेड प्लांटर बोलते हैं। ओ। वो बेड के ऊपर गेहूं लगाती है। अच्छा। 4 किलो बीज से 1 एकड़ में बिजाई हो जाती है। 1 एकड़ में? 4 किलो बीज, अच्छा जी। वो मशीन के साथ 4 किलो बीज लगता है। ठीक है। वो जब मैंने बिजाई करनी स्टार्ट की तो लोग देखने लगे, लोग कहते ये नया नया जमींदार आ गया है, अच्छा। पागल है ये।
हाँ, ये क्या कर रहा है, 4 किलो बीज से भी बिजाई होगी। हाँ, और जो सोना मोती मैंने लगाई हाँ जी। उसकी यील्ड उतनी निकली हाँ जितनी जी। 20 किलो बीज से निकली। क्या बात है, क्या बात 4 4 किलो से भी मेरे मेरे के पास 7 क्विंटल आई, है। ओ, और 20 किलो से भी 7 क्विंटल आई। क्या बात है, बहुत उसकी बहुत ग्रोथ बढ़िया थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि ये जो एग्रीकल्चर इनकम्स की जो बात हो रही है, मतलब कैसी है एग्जैक्टली ग्राउंड सिचुएशन कैसी है जो एग्रीकल्चर इनकम की जब बात की जाए तो? क्योंकि अच्छी बात है। मैंने तो देखा है कि पंजाब में देखा है कि सब वेल ऑफ हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो उसके लिए हमको सराहना करना चाहिए, रादर देन कि भाई इनके पास एसयूवी कैसे आ गया, या ऐसा 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 संकुचित मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। तो वर्तमान में आप इसके बारे में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है या इनकम्स है फार्मर्स की, किसानों की, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, क्योंकि जमीनें भी छोटी होती जा रही हैं, क्योंकि लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल टुडे, है ना? 3 से 5 एकड़ ही एवरेज है, जहां तक मेरे को भी पता है ना? तो उस उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या बोलना चाहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर?